इमरान खान साहब के कल के एतराफ़ ने पार्टी का मोराल डाउन कर दिया है और वर्कर्स बहुत ज़्यादा परेशान है। वर्कर्स का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों को, अपने लीडर्स को बचा लिया है और वर्कर्स की कुर्बानी दे दी है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और दूसरा जो इशू होगा वो ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, अगर मेरा कोई वर्कर या लीडर इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसे पार्टी से भी निकालूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। तो अब उसके सबूत क्या हैं? क्या वाकई लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे या नहीं थे? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अगर इमरान खान साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इमरान खान साहब को माफ़ी मिल जाती है तो इमरान खान साहब का लाहे अमल क्या होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और व्लॉग के आखिर में एक सवाल हम आपका लेंगे और उस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। और आज का सवाल किसका है ये यकीनन व्लॉग के आखिर में आपको बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ़र्क का ख्याल ये है कि 25,000 हमें मज़ीद सब्सक्राइबर्स चाहिए और उसके बाद 4 लाख की तादाद हमारी पूरी हो जाएगी। अब सिर्फ 25,000 रह गए हैं। 25,000 कैसे पूरे होंगे ये फ़र्क आपको बताएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आपने जॉर्ज साहब से सुना कि हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है और यह इजाफा आगे भी हमें इसी तरह से चाहिएगा। इस तरह से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप चलते हैं जी अपने पहले टॉपिक की तरफ। इमरान खान साहब ने जी धोखा दे दिया है अपने पार्टी वर्कर्स को। ये हम क्यों कह रहे हैं, किस तरह से धोखा दिया है, अपनी आज़ादी की कीमत वो क्या देने जा रहे हैं, ये पूरी डिटेल आपको बताते हैं। अब जो बहुत सारे वर्कर्स हैं और जो सेकंड टियर लीडरशिप है, थर्ड टियर लीडरशिप है, इमरान खान साहब के इस एतराफ़ के बाद कि जनाब अगर सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाए मुझे और उसमें ये आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि कौन कौन सा वर्कर मेरा है और उसने कहाँ पे गिराव और झलाव किया है, तो मैं इन सब को निकाल भी दूँगा। फिर मैं कौम से माफ़ी भी मांग लूँगा और फिर मैं अफवाज पाकिस्तान से या रियासत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाए। इससे लोगों के अंदर ख़ासी परेशानी है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये गरीब ख़ानदानों के लोग हैं जो मेरा ख्याल है भटक गए थे और उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि इनकलाब आ गया है और अब तोड़ फोड़ करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और ये मेरा ख्याल है कोई लीडरों के बहकावे में आके या सोशल मीडिया की जो ट्रेंडिंग है उसके अंदर आके इन्होंने ये सब कुछ कर लिया। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ़र्क के जो पूरे ख़ानदान के अंदर वाहिद शख्स है कमाने वाला और बाकी ख़ानदान जो है पूरा डिपेंडेंट है उसके ऊपर, लेकिन उस दिन वो भी डंडा लेके निकल पड़ा और उसने बड़ी तबाही फैला दी। फिर इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल टोटली बेरोज़गार हैं और उनका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब का दौर आएगा तो इन्हें रोज़गार मिल जाएगा, वो एक बेरोज़गार किस्म के लोग हैं। फिर कुछ ऐसे नौजवान हैं कि जो अपनी फैमिली से नाराज़ थे और फैमिली इनसे नाराज़ थी और आलमोस्ट फैमिली ने इनको आग कर दिया था, लेकिन वो इसके बावजूद इस रो में बह गए और वहाँ पे उन्होंने ये तबाही फैला दिया। फैमिली जो है इनको ओन करने पे भी मजबूर है और उससे पहले डिसओन कर रही थी। फिर इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो वैसे गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इनकलाब आया हुआ है तो उन्होंने कहा दो दो हाथ हम भी कर लेते हैं। और कोई सब्ज़ी लेने गया हुआ है, कोई गोश्त लेने गया हुआ है, कोई अपनी बहन को ट्यूशन सेंटर छोड़ने के गया हुआ था और वापसी भी जब उसने देखा कि लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो सारे अंदर दाखिल हो गए हैं और वहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की हुई, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम भी कर लेते हैं। और फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी एक सेल्फ़ी बनाई, एक मैसेज रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो भी फंस गए। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका टिल्ट था। अब आगे चल के हम बताएंगे भी मुराद सईद साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी और जो बाकी लोग थे उन सब का क्या वतीरा था इसके अंदर। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को छुड़वाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जो लीडर्स हैं उनको बचाने के लिए वर्कर्स की कुर्बानी दे दी है, क्योंकि अब वर्कर्स फंस जाएंगे। क्योंकि इनमें से उन सब के एतराफ़ी बयानात हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमें ये वीडियो दिखाई गई थी, हमें ये वीडियो पहुंचाई गई थी और हमारा पार्टी के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी हम पार्टी के अंदर नहीं थे लेकिन इसके बावजूद पार्टी में थे, हमने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया था लेकिन पार्टी हमें ओन करती थी। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जनाब जानबूझ के हमारे जो फॉर्म्स हैं उनको फाड़ दिया गया और हमें पार्टी की लिस्ट से निकाल के एक जनरल पब्लिक बना दिया गया और साथ ये कहा गया है कि आप ये करोगे तो उसके बाद आपको पार्टी में ले लिया जाएगा और फिर इमरान खान साहब के साथ तस्वीर भी बनेगी और आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो भी इसके टाइप के एतराफ़ात इसके अंदर मौजूद हैं।
तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का जो एतराफ़ है उसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ है जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं और पिछले 1.25 साल से वो अपने फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों को अकेला छोड़ दिया तो ये बात गलत नहीं है। और उसके अलावा पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे हम आवाम के अंदर अपना एतमाद खो बैठेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब को अपने उन वर्कर्स के साथ खड़ा होना चाहिए था, और जो पहले से उनका मौक़िफ़ था कि जी मैं अपने वर्कर्स के साथ खड़ा हो रहा हूँ और ये हमारे साथ लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती है, 10,000 लोग हमारे गिरफ़्तार हुए, 16 लोग हमारे कत्ल हो गए वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब को अपना बयानिया नहीं बदलना चाहिए, तो उस पर ही उसे स्टैंड करना चाहिए था। और ये जो बयानिया बदलते जा रहे हैं, इससे पार्टी के अंदर खासी परेशानी फैली हुई है इस वक्त। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बल्कि कई बार बता चुका हूँ, जब इमरान खान साहब ने पहली मरतबा ये कहा था कि GHQ मैंने लोगों को भेजा था और उनसे कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए तो आपने वहाँ पे पूरा अमन मुज़ाहरा करना है। मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि इमरान खान साहब बस अपने मामला थोड़े थोड़े बेहतर बनाते चले जा रहे हैं और किसी वक्त ये माफ़ी मांग लेंगे। तो अब आज उन्होंने मशरूत माफ़ी कहा है, तो कल ही आप देखिएगा कि किसी वक्त गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। कल से मतलब ये नहीं कि आज ही करेंगे, परसों करेंगे, आइंदा आने वाले दिनों में किसी वक्त भी इमरान खान साहब देखिएगा गैर मशरूत माफ़ी भी मांग लेंगे और ये कहेंगे जी छोड़ो जी मैं पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और मेरी ज़िद की वजह से मेरे साथ जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं बड़ा दिल करके मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और गैर मशरूत माफ़ी मांग रहा हूँ, आए मेरे साथ मुज़ाकरात करें। तो इमरान खान साहब उस लेवल तक जाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को माफ़ी मिल जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को माफ़ी मिलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब को माफ़ी देने का नतीजा यही निकलेगा कि बाकी जो लोग हैं जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं या इस सिस्टम के अंदर हैं, उनको बाद में माफ़ी मांगना पड़ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को माफ़ करके बाकी लोग माफ़ी तक जाएंगे। तो इमरान खान साहब को सपोर्ट या फेवर किसी तरफ से नहीं मिलेगी। अलबत्ता अगर उनको कोई सपोर्ट या फेवर चाहिए तो सियासतदानी दे सकते हैं। मेरा ख्याल उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता करना चाहिए, मियां नवाज शरीफ से रब्ता करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ मेरा ख्याल है इनके साथ बैठ जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आसिफ अली जरदारी साहब तो मेरा ख्याल है वो स्टेज उन्होंने बना लिया होगा, टेबल सजा ली होगी, वो हर वक्त ही तैयार होंगे कि आइए हमारे साथ बैठें ताकि मामलात को सेटल करें। सियासतदान सेटल करते हैं, इदारे सेटल नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई इमरान खान साहब के लिए रायत होगी। ठीक, अब चलते हैं नाजरीन अपने अगले टॉपिक की तरफ से। सबसे पहले तो एक सबक आपको लाजमी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए अपने लीडरों के कहने पे। अब आप देख लें कि क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी, सबूत सामने आ गए हैं जी 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से बार बार खान साहब कहते थे कि जी फुटेज लाएं, सबूत लाएं, बताएं कि कौन से मेरे लोग हैं, किसने क्या किया। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, उस मॉब को, उन लोगों को लेके कौन गया था, किसकी फुटेजेस मौजूद हैं, किसकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, कौन खुद कैमरे पे नजर आया, ये पूरी डिटेल आपको बता। अब देखिए, एक तो जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त भी बहुत सारी वीडियोस सामने आई थी और वो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बाकायदा वीडियो बना के उसे अपलोड किया हुआ था और वहीं से लोग पकड़े गए और उसके अंदर बहुत सारे फेस थे जिसको नादरा के रिकॉर्ड के साथ जोड़ के उसको वेरीफाई करके फिर उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग बेगुनाह थे और बेगुनाह लोगों को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता के उन सबको रिहा किया गया। और जो लोग गुनाहगार थे, जिन्होंने वहाँ वाकई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया था, शीशे तोड़े थे, वहाँ पे कायदे की तस्वीर को नुकसान पहुँचाया था, ये मैं जिन्ना हाउस की बात कर रहा हूँ, कोर कमांडर हाउस की। अच्छा, उनमें से फिर मैक्सिमम लोग गिरफ़्तार हो गए थे और उन्होंने एतराफ़ किया। फिर जो बाकी 200 मकामात हैं पूरे, वहाँ पे जिस जिस आदमी ने जो किया उनमें से गिरफ़्तार हुए और फिर उनमें से बहुत सारे लोगों ने एतराफ़ किया। अब उस वक्त एक प्रॉपर वीडियो बनी थी, आपने देखा होगा, और वीडियो रिलीज़ भी हुई, सारे चैनल्स ने उसको दिखाया भी, जिसके अंदर एक एक फेस को आइडेंटिफाई करके उसकी बाकायदा प्रोफाइल दिया गया था कि ये कौन था, किस तरह था, पीटीआई के साथ इसका क्या ताल्लुक़ था, पीटीआई के कौन से जो आदमी है, ये कौन सा शख्स है जिसका ये भाई है, जिसका ये भतीजा है, जिसका ये वालिद है या जिसका ये बेटा है। वो सारी चीज़ें जो थी वो उसके अंदर बताई गई थी सारी। एक तो वो वीडियो है जो कारकुनों से रिलेटेड है, दूसरी उन लीडर से रिलेटेड है कि जिन्होंने इन लोगों को तैयार किया था कि आपने हमारे साथ जाना है। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लीडर इनको ले गए और ख़ुद वहाँ से बच बचा के निकल गए, ख़ुद वो बाहर खड़े रहे और इन लोगों को अंदर भेज दिया और उन्होंने वहाँ पे तबाही फैला दी। अब सवाल ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं और मैं दिल से बड़ा एहतराम करता हूँ उनको, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन उस दिन उनको क्या शौक़ चढ़ा के वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के वो जिन्ना हाउस पहुँच जाएँ, कोर कमांडर हाउस पहुंच जाए। आप हमेशा लिबर्टी के अंदर एहतजाज करते थे तो आपको चाहिए था लिबर्टी चौक जाते,
और लोग लिबर्टी चौक जा रहे थे, आपने वहाँ से डाइवर्ट करके उनको कहा कि नहीं हमने कोर कमांडर हाउस जाना है। तो आपको क्या ज़रूरत थी कि आप कोर कमांडर हाउस चले जाएं? और यास्मीन राशिद साहिबा की बाकायदा वीडियो है, और दो किस्म की वीडियोस हैं। एक वीडियो में वो कह रही है कि अंदर ना जाएं, और दूसरी वीडियो जो है वो बाकायदा लोगों को लीड करके वहाँ तक ले जा रही हैं और कह रही हैं कि निकलें, आप आगे बढ़ें। तो अब इसके बाद कौन सा सबूत चाहिए? मुराद सईद साहब की जो कल एक ऑडियो लीक हुई है, और वो बड़े अरसे से ज़ाहिर इदारों के पास थी, गवर्नमेंट के पास भी थी, कल उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया। अब आप उसका मैसेज सुन लें, खुद सुन लें। जब आप खुद सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुराद सईद साहब क्या कह रहे हैं उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। आप अभी निकले आलम इस्लाम की लीडर इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके, ये जो खुद को खुदा समझते हैं जमीन पर, तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले और पाकिस्तान को इन जो खुद को खुदा समझते हैं इनसे निजात दिलाए। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर, निकलो अपने बच्चों की खातिर। अब देख ले मुराद सईद साहब इसके अंदर बाकायदा कह रहे हैं कि हमने आपको बताया हुआ है कि आपने कहाँ जाना है। तो जिनको, ये कौन लोग हैं जिनको बताया हुआ है या जिनको दिखाया हुआ है कि आपने इस जगह पे पहुँच के मुजाहरे करने हैं? देखें, ये अचानक नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपने जो फ़ौजी तनसीबात हैं आपने सिर्फ वहीं पे जाना है और अचानक लोग चले गए। अचानक ही लोग चले गए, बाकायदा उसको आइडेंटिफाई किया गया था, उनको बताया गया था, उनको दिखाया गया था कि अगर इस टाइप की सूरत हाल हो तो आपने वहाँ पहुँचना है। मुराद सईद साहब के कहने पे कितने आपने देखा टोल प्लाजे जो हैं जिनको आग लगा दी गई, और उसके बाद अलावा जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको आग लगाई गई। और मुराद सईद साहब, क्या इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं? क्या यास्मीन राशिद साहिबा का कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि वो पंजाब की वो सदर थी? फिर हसन न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, अब वो देखें वो बाकायदा यूनिफॉर्म की बेइज्जती कर रहा है, और जो अवाम के अंदर लहरा रहे हैं, जो उन्होंने वहाँ पे तासुरात दिए वो सब के सामने है। या तो इमरान खान साहब उन्हें डिसओन कर दे कि ये मेरा भांजा नहीं, इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये जो यूनिफॉर्म है ये इंडिया की यूनिफॉर्म है, ये पाकिस्तानी किसी सोल्जर की या किसी लीडर की या पाकिस्तान के किसी ऑफिसर की यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर तो ये कहा जा सकता है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो उनकी ऑडियो है जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर निकलें, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, और एक ऐसा वक्त आ गया जिसमें हमें राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा होना पड़ेगा। जो अब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ज़ाहिर है या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और फिर सनम जावेद साहिबा जो हैं जिनका केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ती रही, और वो हमेशा ये कहती रही कि ये जी हमारी वर्कर है और उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। सनम जावेद साहिबा तो वहाँ सामने खड़े होकर कोर कमांडर हाउस के सामने खड़े होकर गालियाँ दे रहे हैं, और वो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड है, और उनके वकला ने अदालत के अंदर तस्लीम किया कि ये वाकई इन्होंने गलती की थी और इनसे गुस्ताखी हुई है और इसमें हम माफ़ी चाहते हैं। अब आलिया हमज़ा साहिबा को कल रिहा किया गया है, तो आलिया हमज़ा साहिबा वहाँ पे क्या कर रही थी और किस किस्म की गुफ्तगू आलिया हमज़ा साहिबा ने की? तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है? अब आप शहरयार अफरीदी साहब को ले लें, क्या शहरयार अफरीदी साहब ने लोगों को लीड नहीं किया था? क्या GHQ नहीं लेकर गए थे? फिर आप शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू सुन लें कि खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, और जो वो गुफ्तगू कर रही हैं वो आपके सामने है सारी, वो कौन सी ढकी छुपी बात है? फिर जो अली नवाज़ अवान साहब हैं जो लीड करते हुए लोगों को GHQ ले गए थे, आप उनकी गुफ्तगू सुन लें, उनके नारे सुन लें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी गुफ्तगू है, जिनकी वीडियोज़ हैं, जिनकी ऑडियोज़ हैं, जो लीड करते हुए वहाँ पर पहुँचे, और इसमें कोई शक नहीं कि कई बड़े समझदार लोग थे, खुद अंदर दाखिल नहीं हुए, लेकिन आवाम को उन्होंने बताया कि वो सामने आ जी दीवार तोड़ दें और अंदर घुस जाएँ, या ये गेट है इसको तोड़ दें, अंदर घुस जाएँ, और अंदर जो आपको इमारत नज़र आती है उसको आग लगा दें। तो जब आप लोगों को लीड कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, और हजूम की एक जो नफ्सियात होती है उससे खेल के आप लोगों को चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं तो गया ही नहीं जी, और वो तो वो लोग थे, आम लोग थे, वो चले गए, या वो वर्कर्स थे, जज्बाती थे, बच्चे थे, माफ़ कर दें, हमारा क्या कसूर है। ये इस तरह नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एविडेंस आ गए हैं, और ये मैं इंकशाफ भी कर रहा हूँ कि अनकरीब सब लोगों की स्टेटमेंट्स भी आने वाली है, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर वीडियोज़ हैं, CCTV वीडियोज़ हैं, वो भी आ जाएगी। CCTV वीडियोज़ जो इमरान खान साहब का ख्याल है ना कि इन्होंने डिलीट कर दी और ख़त्म कर दी है, उनकी हमाकत है, गलती है उनकी, क्योंकि ये अनकरीब सामने आ जाएंगी। ठीक है, जब वो सामने आ जाएंगी तो फिर उसमें इमरान खान साहब फंस जाएंगे, इमरान खान साहब के पास जवाज़ कोई नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब एक तो गैर मशरूत माफ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो वैसे उन्होंने गुंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है कि जनाब ये
मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, खुद सज़ा दिलवाऊंगा। खुद सज़ा दिलवाऊँगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइप की कि वो खुद तैयार बैठे हुए हैं कि वो माफ़ी मांग लें और अपनी सज़ा माफ़ करवाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सज़ा माफ़ हो सकेगी, ये आपका अगला सवाल जो है ना उसके जवाब में हम आपको बताएंगे। ठीक। अच्छा साहब, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि हमला करना तो यकीनन एक जुर्म है, हमला करवाना ये कितना बड़ा जुर्म है, और दूसरा कि अगर जिन्हें पकड़ा गया है वो आके बयानात दे देते हैं कि हमने लीडरान के कहने पे ये किया, तो फिर क्या होगा? वो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि उनका एतराफ़ी बयान होगा और वो अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार होंगे और साथ वो लीडर्स के हवाले देंगे। क्योंकि वो जो लोग गिरफ़्तार हुए ना उनके मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए हैं और उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बाकायदा एक थ्रेड बना हुआ था कि किसने क्या कहा है, किस तरह किया है, और वो जिसका मैसेज है वो है। और उसके बाद बहुत सारी वहाँ पे मैसेजेस हैं, फिर ऑडियो मैसेजेस हैं, कोई वीडियो मैसेजेस हैं, नक्शे हैं कि कहाँ से आपने गुजर के कहाँ जाना। तो सारी चीज़ें जो हैं वो उनके मोबाइल फ़ोन से निकली हैं। और ये जो वीडियोज़ हैं ना मुराद सईद टाइप जो वीडियोज़ हैं, ये सारी की सारी उन्हें फ़ोनों में से निकली है ना जी। ठीक है। तो ये कोई वैसे तो नहीं कि रिकॉर्ड हो गया था, इंटरसेप्ट हुआ, वो नहीं, बल्कि जो लोग गिरफ़्तार हुए उनके मोबाइल फ़ोन से ये सारी वीडियोज़ रिकवर हुई हैं। तो उससे ये सारी चीज़ें पता चली। तो मेरा ख्याल है अनकरीब वो जो लोग हैं 100 के करीब लोग हैं वो गवाही दे देंगे जी कि खान साहब ने ये कहा था, मुराद सईद ने ये कहा था, शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था, आलिया हमज़ा ने ये कहा था, एजाज़ चौधरी साहब जो अपने साहबजादे को बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि जी उन्होंने हर चीज़ बराबर कर दी। और वो बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुना भी दें, एजाज़ चौधरी साहब की जो गुफ्तगू है उससे पता चल जाएगा कि क्या वाकई लीडर्स का कसूर है या नहीं है। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया। चलो ठीक। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया। चलो ठीक। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया। चलो ठीक। नाज़रीन, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी इमरान खान साहब के हवाले से। उनका तर्ज हुकूमत देखा, खान साहब को देखा कि कैसे वो जलसे जुलूस करते हैं, और अब खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी से शदीद नाराज़ हैं। ये 2 पॉइंट्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर खान साहब को माफ़ी मिल जाती है तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या एजम्पशन लगाई जा सकती है कि खान साहब बाहर आके क्या करने वाले। अब इमरान खान साहब जो हैं वो हर सूरत बाहर आना चाहते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें पता चल गया है कि जेल से तो मुझे रिहाई मिलनी मुमकिन नहीं है। जितनी चाहें अदालतें मुझे माफ़ कर दें, मुझे रिहा कर दें, मेरी ज़मानतें कबूल कर लें, लेकिन स्टेट ने फ़ैसला किया हुआ है कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा। तो अब वो किसी न किसी तरीके से बाहर आना चाहते हैं, और बाहर की जो फोर्सेस हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं वो भी चाहती हैं कि इमरान खान बाहर आए। और ये मेरा ख्याल है कि उन्हें किसी ने बाहर से मशवरा दिया है कि आप माफ़ी मांग लें। जब आप माफ़ी मांगेंगे तो हमारे पास एक जवाज़ होगा कि जब एक बंदा माफ़ी मांग रहा है तो आप लोग उसको माफ़ क्यों नहीं कर रहे, तो हम फिर प्रेशराइज़ कर सकेंगे स्टेट को। तो वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक मरतबा वो बाहर ज़रूर आएँ। अब बाहर आके करेंगे क्या? 2 चीज़ें। एक तो जो पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, इमरान खान साहब उन हाथों से पार्टी को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यूँ महसूस होता है कि मेरे बिहाफ पे मैं जेल के अंदर हूँ और ये सब लोग अय्याशी कर रहे हैं। इनमें से कोई अपोजिशन लीडर बना हुआ है, कोई पार्टी का चेयरमैन बना हुआ है, कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है, कोई सेक्रेटरी इतलात बना हुआ है, और कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है। इन सब के पास गाड़ियाँ हैं, ये सारे लोग पार्लियामेंट लॉजिस में रह रहे हैं। हवस के इस मौसम में भी इनका एसी चल रहा है, मेरा जो कमरा है उसके अंदर कूलर चलता है और वो मज़ीद हवस में इजाफा कर देता है। खाना मुझे मेरी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा, बेड मेरे मर्ज़ी का नहीं मिल रहा, और ये सब लोग जो अय्याशी कर रहे हैं, कोई सीएम बना हुआ है, कोई वहाँ से पोर्टफोलियो मिनिस्टर का एंजॉय कर रहा है, तो मुझे इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो वो चाहते हैं कि इन सब को एक बार अबेंडन करके, इन सब को फ़ारिग करके, ये जो रोज़ वकला चले जाते हैं जेल में इमरान खान साहब के पास, इन सब को फ़ारिग करके इमरान खान साहब पार्टी को दोबारा अपने हाथ में लें। पहला जो उनका प्रोजेक्ट है वो ये है कि वो पार्टी को कंट्रोल करें, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि पार्टी उनके कंट्रोल से निकल रही है और जितना अर्सा वो जेल के अंदर रहेंगे ये कंट्रोल उनका लूज़ होता जाएगा। दूसरा, जब वो जेल से निकलेंगे तो फौरी तौर पे वो खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। हो सकता है उनके पाबंदी हो कि आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है कि जब वो निकलें तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन इमरान खान साहब छुप छुपा के मेरा ख्याल है यहाँ से निकल भी जाएंगे।
और जब वो खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएंगे तो फिर उनको दोबारा गिरफ्तार करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेट की पावर है और इमरान खान साहब वो स्टेट की पावर को अपने हक़ में इस्तेमाल करेंगे। अब वहाँ चले गए तो उसके बाद फिर उनके लिए बड़ा आसान काम है कि वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट तो नहीं रोकेगी उनको। और उसके बाद वहाँ से वो काफ़िला लेके निकल पड़े और यलगार कर दें इस्लामाबाद के ऊपर। जब स्टेट की ताकत आपके साथ होगी, यानी कि सूबे की, और उसके साथ साथ अवाम आपके साथ होंगे, और एक छोटा सा इस्लामाबाद है 32 किलोमीटर का, तो इसको फ़तह करना कौन सा मुश्किल है। तो जब वो यहाँ आ जाएंगे और फिर उनके साथ मुसल्लह लोग भी होंगे, तो फिर इतना आसान काम नहीं होगा इमरान को कंट्रोल करना, इमरान खान को, और उसका मुकाबला करना है। और अगर इमरान खान साहब ने अवाम को मोबिलाइज़ कर लिया, वो पंजाब से लोगों को निकालने में कामयाब हो गए, सिंध से लोगों को निकालने में कामयाब हो गए, खैबर पख्तूनख्वा की मदद से, तो फिर इमरान खान साहब को कंट्रोल करना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। फिर ये ना गवर्नमेंट बच सकेगी, ना फिर कोई रियासत का जो भरम है वो कायम रह सकेगा। और अगर इमरान खान साहब आगे आ गए तो मेरा ख्याल है कि 10, 15, 20 लोगों को फांसी देना इमरान खान साहब के लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरी रियासत वाकिफ़ है। लिहाजा रियासत नहीं चाहती कि कोई रिस्क लिया जाए, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान अगर इस वक्त तहरीरन एक एग्रीमेंट करके भी जाएगा तो जाते ही वो उस एग्रीमेंट से इनहराफ कर जाएगा, उसको फाड़ के साइड पे फेंकेगा, और उसके अंदर से एक ऐसा ही इमरान खान निकलेगा जिसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। नाज़रीन, अपने वीलॉग के आखिर में पहुंच चुके हैं और अब लेते हैं सवाल। खालिद यूसुफ साहब ने सवाल किया है जी। बहुत शुक्रिया खालिद साहब क्वेश्चन के लिए, वीलॉग देखने के लिए। उनका क्वेश्चन है जी, बांग्लादेश के मौशी तरक्की की देवमलाई कहानियाँ बयान की जाती रही हैं। सवाल यह है कि इतनी मौशी तरक्की के बावजूद अवाम ने हसीना वाजिद का धड़न तख्ता करते हुए हसीना वाजिद को मुल्क से फ़रार होने पर क्यों मजबूर कर दिया? अब देखिए, माशी तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश ने तरक्की की है, और उनको कहा यह जा रहा था कि जब उनके 50 साल पूरे होंगे तो उनकी जो एक्सपोर्ट है $50 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। पाकिस्तान की आधी हैं, $25 बिलियन के करीब है, और वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। और इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, वहाँ पे अपनी नेशनल कंपनीज उन्होंने बड़ी डेवलप की हैं, वुमेन एम्पावरमेंट उनकी बहुत अच्छी हुई। ग्रामीण बैंक बहुत ज़बरदस्त है, बराक है उनकी एक NGO है जिसने बहुत कमाल कर दिया। ख़वातीन को उन्होंने ऐसा मोबिलाइज़ किया है कि वो अब रीढ़ की हड्डी बन गई है माशी तौर पे उस पूरे मुल्क की। लेकिन इसके साथ साथ जो हसीना वाजिद की जो पॉलिसियाँ थी वो बड़ी खौफनाक थी, उसके अंदर जबर था। और ये याद रखें कि इंसान जबर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान को आज़ादी बड़ी प्यारी होती है। तो अगर आपने माशी तौर पे मुल्क को मुस्तहकम कर लिया था तो आपको चाहिए था कि यहाँ दिल बड़ा करके अपने मुखालफिन के लिए भी कुछ रायतें आप कायम करें। ये जो आपने फांसियाँ लगानी शुरू कर दी जमात इस्लामी के लोगों को, फिर आपने रज़ाकार लोगों को कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान की सपोर्ट की थी, और फिर आपने पाकिस्तान के साथ मत्था लगा लिया, फिर आप इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। तो इन सारी चीज़ों ने फिर वहाँ पे लोगों के दिल तोड़ दिए और लोगों के अंदर एक नफ़रत पैदा हो गई। ये याद रखें कि इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बड़ा मेन सोर्स होता है किसी भी मुल्क के लिए, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को आज़ादी भी चाहिए होती है, लोगों को सुख का सांस भी चाहिए होता है, लोगों को एक मेरिट भी चाहिए होता है, लोगों को मेरिट पे नौकरियाँ भी चाहिए होती हैं। लेकिन जब आप बोलने पर पाबंदी लगा देंगे, लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी लगा देंगे, मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, तो अल्टीमेटली लोग फट पड़ेंगे। तो लोग इसमें फट पड़ें, और इस जो फट पड़ने का प्रोसेस है इसमें इकॉनमी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ह्यूमन राइट्स इम्पोर्टेंट है, जितनी इंसानी आज़ादियाँ इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से उनके जबर की वजह से, या वो अथॉरिटी जिसका शिकार हो गई थी वो कि किसी और को वो केक देने के लिए तैयार नहीं थे, उसने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। हसीना वाजिद इसलिए मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर हो गई और वहाँ पे अवामी लीग इस वक्त गाली बन गई है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैसेज स्ट्रेट हमारी तरफ से जाता है जी, अमन का। इनकलाब की ख्वाहिश रखने वाले बांग्लादेश की हालत ज़रूर देख लें, और इनकलाब भी तब कम अज़ कम जब चाहिए हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कौम है, पुरअमन कौम है, और इस तरह के खूनी इनकलाब कम अज़ कम हमें नहीं चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।